तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 10th की ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास को डिस्कस कर लिया। उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते थे स्टार्टिंग के, मैंने उसके बारे में बात कर ली। लेकिन आज हम जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप आगे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, लास्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण जो है 1 डिग्री गर्म हो रहा है। अब पर्यावरण जब गर्म हो रहा है तो मैंने आपको बताया है, बहुत सारे जीव जंतु जानवर ऐसे हैं जो ठंडे जगहों पर रहते हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, याक हो गया, लामा हो गया, सफेद भालू हो गया। ये जानवर होते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं। अब टेम्परेचर हर साल एक बढ़ेगा तो सोचो 50 साल में 50 डिग्री बढ़ जाएगा। और 50 डिग्री गर्मी बढ़ने का मतलब उस जगह पर हम घर के बाहर निकलेंगे तो हमको लगता है कि हमारा शरीर जो है वो जल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे हम जी भी नहीं पाए, पेड़ पौधे सारे जल जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारी एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है IUCN, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो ये इसका नाम है इंटरनेशनल, इसके बाद में नेचुरल, इसके बाद में संरक्षण को बोल देते हैं हम रेसिस्टेंस, और यहाँ पर आपका प्राकृतिक संसाधन संघ, संरक्षण संघ। ये बेसिकली पर्यावरण को सुरक्षा करने की संस्था है। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हम पेड़ पौधों को देखें, देखो क्या होता है कि इसके अनुसार पौधों को और प्राणियों को कई श्रेणी में बांटा जा सकता है, यानी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पे एक ऐसे जीव जंतु आते हैं जो नॉर्मल है। नॉर्मल जीव जंतु मतलब उन पे कोई खतरा नहीं है, नॉर्मल रह रही हैं, ना उनकी संख्या कम हो रही है ना और कुछ। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी जनजाति है जिन पे खतरा मंडरा रहा है, यानी वो खत्म हो सकती हैं, जैसे व्हाइट टाइगर हो गए, सफेद सफेद बाघ, आपको दिल्ली के चिड़ियाघर में मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है आपका सुबोध प्रजाति। सुबोध का मतलब जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, है तो लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पे जो है कभी कभार दुर्लभ प्रजाति, गलती से कभी कभार देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं मिलते। और कुछ प्रजाति ऐसी हैं जो क्या हो गई, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी, आप वहीं जाओगे तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं। और एक होती है लुप्त होती जाती है। लुप्त का मतलब क्या है, जो लुप्त हो गया अब है ही नहीं, बस हमें किताबों में या कहानियों में उनके बारे में सुनने को मिलता है। जैसे डायनासोर हो गए, वो खत्म ही हो गए पूरी तरीके से। इसके अलावा भारत में पहले गिद्ध पाए जाते थे, गिद्ध अब नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा जब गिद्ध कौन सा पक्षी है, जब रामायण के अंदर रावण सीता मैया को उठा के लेके जाता है तो एक पक्षी जैसा उसको रोकने की कोशिश करता है, जो मनुष्य से भी बड़ा होता है, वो होते थे गिद्ध। वो अब देखने को नहीं मिलते। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, अब इसमें नाम आएंगे कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से नहीं। तो आप ऐसे 3-4 कैटेगरी तो याद रखोगे। पहली बात तो ये कि कुछ ऐसी जातियां हैं पेड़ पौधे और जानवरों की जो सामान्य जाति, मतलब नॉर्मल है, जैसे पीपल का पेड़ हर जगह देखने को मिल जाता है, सामान्य जाति है। इनमें देखो वह जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी गई है। अब इसमें जीव जंतु भी आ सकते हैं, पेड़ पौधे भी, जैसे इसमें कोई भी पशु हो सकता है, साल का पेड़ हो सकता है, चीड़ का पेड़ हो सकता है, आपका रेडेंट का पेड़ हो सकता है, ये सारे पेड़ हैं। संकटग्रस्त जाति मतलब अब जिसमें संकट आने लगा है, अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम पे हो सकता है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, है ना, भारतीय जंगली गधा, एक गैंडा है, एक पूंछ वाला बंदर। अगर आप चिड़ियाघर जाओगे तो आपको ये सारी सारी चीजें मिल जाएगी। और संगाई, यानी ये वो जातियां हैं जो लुप्त होने का जिन पे खतरा है। मतलब एक जमाने पे अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ये लुप्त हो सकती है या खत्म हो सकती है। अब इसके लिए लुप्त होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहली बात तो हम इनकी पहचान कर रहे हैं, ये कहाँ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी बात, उनके लिए वहां पर हम भोजन की व्यवस्था, इनकी चिकित्सा मतलब इलाज की व्यवस्था, इनके प्रजनन की व्यवस्था, ये सारे कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी संख्या बढ़ा सके। और जो वो खत्म लुप्त होने संकट आ गया उनको, संकट उनसे क्या हो जाए, टल जाए। अगले नंबर पे आ गया सुबोध। सुबोध का मतलब रेयर, बहुत कम जो जाति पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी है, देखो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में पहले डॉल्फिन होती थी, आप बोलोगे डॉल्फिन मछली होती है खास तौर पे। नीली भेड़ बहुत कम देखने को मिलती है। एशियाई हाथी, ये भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली दिल्ली के चिड़ियाघर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वो जाति है जिन पे क्या है, संकट आ गया। तो इसमें हमने ऐसे जीवों की बात करी जो अब हमें सुबोध, सुबोध का मतलब मुश्किल से देखने को मिलता है, एक आधी जगह दिख गए तो दिख गए।
देखो दुर्लभ प्रजाति और सुबोध प्रजाति लगभग लगभग सेम ही है। सुबोध का मतलब ये होता है कि देखिए दुर्लभ का मतलब है कि जैसे तुम जंगल में गए, तुमने कहा कि भाई एक हम क्या करेंगे, शेर पूंछ वाला बंदर। शेर पूंछ वाला बंदर तुमने देखा होगा, जिसके चारों तरफ बाल बाल यहाँ पर होते हैं, लंबी सी पूंछ होती है, जानवर शेर पूंछ वाला। आपको दिखा भी देंगे गूगल पे, इंटरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाला आप बंदर ढूंढने चले गए जंगल में, आपको वो नॉर्मल बंदर मिलेगा, लंगूर मिल जाएगा, अमन की भाषा में वानर मिल जाएगा, लेकिन वो जल्दी आपको नहीं मिलेगा। तो वो कैसा है, सुबोध जनजाति में आ गया। ठीक है, वो ऐसा जो जल्दी नहीं मिल रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, सुबोध जनजाति क्यों कहा इनको। पहली बात तो इनकी संख्या जो है ना वो घट रही है। अगर संख्या घटनी होती है तो सामान्य में आता है, इनकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। दूसरी बात, इनके जीवन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति जो है, मतलब कैसे ये और लंबे समय तक जिएंगे, ये थोड़ा काफी मुश्किल हो गया है। इनकी संख्या घटने की वजह से ये भी संकट वाली प्रजाति की श्रेणी में शामिल हो सकती है, इसीलिए हमें इसको क्या करना है, सुरक्षा देनी चाहिए। एक आता है दुर्लभ, मैंने बताया ऊपर वाला और ये वाला सेम ही है, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, इसके बाद में हिमाचली भूरे भालू, ये सब इसके अंदर शामिल है, जो कि अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन जनजातियों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। ये भी सुबोधी है, और इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, इनकी जनजाति कम इसलिए हो रही है क्योंकि लोग बाग क्या कर रहे हैं, पेड़ों की लकड़ी काट रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं। तो ये जानवर, ये जो जीव जंतु है कहाँ रहे, ये काफी प्रॉब्लम वाली बात है, इसीलिए। अगला स्थानीय, मतलब स्थानीय मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह है, आपको अगर वो जानवर देखना है तो वहीं जाना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलेगा, वहीं पर ही और कहीं नहीं। चिड़ियाघर में तो सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको बाघ के बारे में, बाघ के बारे में बताया था। बाघ भारत के अंदर कई जगहों पर मिलता है, एमपी में भी मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, और आपका बंगाल में भी मिलता है। तो जो बंगालियन टाइगर है आपको बंगाल में ही मिलेगा। आप सोचोगे कि मैं दिल्ली में ढूंढ लूँ, कहीं और ढूंढ लूँ, खैर दिल्ली तो राजधानी है, तो आपको चिड़ियाघर वगैरह में मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन जो खास तरीके का बंगालियन टाइगर है, जो जहाँ मिलना है उसको वही वही मिलेगा। वो स्थानीय जानवर में आ जाएगा कि भाई वो वहीं पाया जाएगा, आपको देखना है तो वहीं पर ही जाना पड़ेगा। खास विशेषता इसकी, जैसे प्राकृतिक या भौतिक सीमाओं से अलग करके विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति है, जैसे अंडमानी टोल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी सुअर, और अरुणाचल प्रदेश में मिथुन, ये वहीं मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ होती है लुप्त जाति। लुप्त जाति का मतलब है अब वो है ही नहीं, वो लुप्त हो गई है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, अब वो देखने को मिलेगी नहीं आपको, वो लुप्त हो चुकी है। यानी ये वो जातियां हैं जो रहने के आवास के खोजने की अनुपस्थिति पाई गई है, मतलब जहाँ पहले रहते थे जिन जगहों पर, वहां पर वो मिलते ही नहीं है। और लोगों ने अनुमान लगा लिया कि कई वर्षों से, 10-20 साल से इनको देखा ही नहीं गया है, एक भी नहीं देखा गया, किसी ने भी नहीं देखा। तो हम इनको कह देते हैं कि भाई ये प्रजाति जो है वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। आगे यहाँ तक क्लियर है। पेपर में एक पक्का आएगा, देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसका, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर में नहीं आएगा, पेपर में आएगा कि पौधों को और प्राणियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, या फिर जो संकट के आधार पर पौधों को किस तरीके से बांटा जाता है, तो आपको बता दिया। अब अगला ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आता ही आता है, ये वाला भी और ये वाला भी। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, रट्टे नहीं लगाने। क्वेश्चन क्या है, वन क्षेत्र के कम होने के क्या कारण है। वन का मतलब क्या है, जंगल। अब देखो आपको खुद ही पता है जंगल कम क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो आप बोलोगे एक तो भाई आजकल क्या कर रहे हैं हम, लकड़ियों को यूज कर रहे हैं ज्यादातर, जैसे फर्नीचर बनाने में, पलंग कुर्सी टेबल, है ना, ये सब चीज बनाने में हम यूज कर रहे हैं। हमें ड्रेसिंग टेबल चाहिए, सोफा चाहिए, और चीजें चाहिए, तो उसके लिए लकड़ी कट रही है। लकड़ी कट रही है तो कहाँ से आ रही है भाई, जंगलों को काटा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के, देखो फॉर एग्जांपल, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ये दिल्ली है इतनी बड़ी, और दिल्ली के यहाँ पर ना पेड़ पेड़ थे, इधर इधर पेड़ पेड़ थे, बीच में लोग रहते थे। तो लोगों ने देखा जनसंख्या बढ़ने लगी, तो लोगों ने क्या किया, इसको काट दिया, इस जगह को क्या कर दिया, पेड़ों को काट दिया, फिर इधर खेत करने लग गए, खेती करने लगे, फिर औरों को काट दिया। फिर इस वजह से देखो क्या करा है, कृषि, कृषि का मतलब क्या होता है, खेत, खेत वगैरह के विस्तार के लिए लोगों ने जंगलों को क्या कर दिया, काट दिया। क्योंकि पेड़ तो एक बार उग गया, तो भाई अब साल में एक बार फसल आएगा, लेकिन अगर हमारे पास जमीन होगी तो उस जमीन पे हम कितनी बार भी खेती कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज भी उगा सकते हैं। तो लोगों ने खेती बाड़ी के लिए भी जंगलों को काट दिया। दूसरा मैंने क्या कहा, लकड़ी के उपयोग के लिए। लकड़ी का उपयोग किस लिए करते हैं आपको पता ही है, अलग अलग फर्नीचर बनाने में। इसके बाद बता रहा है कि बड़ी विकास परियोजना, जैसे बड़ी बड़े विकास परियोजना होते हैं, जैसे रेलवे, नदी घाटी परियोजना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ,
जैसे ये है शाहबाद और ये है आपका नरेला। अब यहाँ से हमको एक रेलवे लाइन बिछानी है, मेट्रो गुजारनी है, तो यहाँ से मान के चलो सीधी जा रही है मेट्रो इधर, इस बीच में जितने भी पेड़ आएंगे इस रास्ते में इसके, वो सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से भी वन क्षेत्र यानी जंगल जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा बहुत जगहों पर खुदाई का काम होता है, खनन, संसाधन खोद के निकालते हैं, उसकी वजह से भी ऊपर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब काटा जाता है। आप जैसे ट्रैवल करते हो, मेट्रो में जाते हो, तो देखते हो जब मेट्रो का काम होता है तो कितना गड्ढा किया जाता है, बहुत गड्ढा किया जाता है, उस बीच में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब काट दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं तो बहुत सारी जगह मेट्रो का काम होगा, आप कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा कई बार हम पशुओं को चराने के लिए, भाई जंगल जंगल है तो पशुओं को चराने के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, ताकि वहां पर, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा थे, लकड़ी काट दी, जंगलों में आग लगा दिया, अब जो घास उगेगी वो पशुओं को चराने के लिए होगी। बहुत से लोग लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने वाला पॉइंट बता दिया। और कई सारे लोग क्या करते हैं, प्लॉट विकास, विकास का मतलब है घर बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए भी क्या करेंगे, जो खाली जमीन है उसको काटेंगे। कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारा ये जो स्कूल है बगल में, ये स्कूल है, इसके ठीक बगल में उतनी ही जगह खाली है जितना बड़ा स्कूल है। अब वहां पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, कल को मान के चलो कुछ भी बनेगा तो उस पेड़ पौधे को क्या रखें, लगे रहने देंगे, सबको काटा जाएगा। तो इस वजह से जो विकास के काम है उसकी वजह से भी क्या करना पड़ता है, कई बारी वनों को काटना पड़ता है। तो पेपर में आए तो वनों को क्यों काटना पड़ रहा है, आसानी से लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो जैव विविधता है, जैव विविधता का मतलब मैंने क्या बताया, जो पेड़ पौधे, पहले भी बताया पहली क्लास में, पेड़ पौधे और जानवर, ये क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, तो ऊपर वाले पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, ये वाले पॉइंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को घर चाहिए, घर, घर के लिए लोग क्या करेंगे, जो जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर खाली जमीन है, उनको क्या करेंगे, प्लॉट बना देंगे, उस जगह पर घर बना देंगे लोग। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होते जा रहा है, संख्या कम होती जा रही है। हम ये भी देख रहे हैं, पेड़ पौधों की भी और जानवरों की भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जहाँ पर जंगली जानवर वगैरह रहते थे या नॉर्मल, उनके आवास छीन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल जो थे, जंगलों को काट रहे हैं, तो जंगलों को काटने से क्या हो रहा है, उनके आवास छीन रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे आजकल के लोग जंगलों को काट रहे हैं, तो जो जंगली जानवर रहते थे, वो लोग क्या करेंगे, वो मारेंगे नहीं। इसी के एग्जाम्पल लो, पेड़ है, पेड़ पे क्या करते हैं, पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन पेड़ ही काट दिया तो पक्षी का क्या हो गया, घर खत्म। अब उसे दूसरा कहीं पेड़ मिलेगा वहीं तो, दिल्ली में ऐसे भी इलाके हैं, मैं आपको बता दूं, जो पूरी कॉलोनी में एक पेड़ नहीं मिलेगा आपको, पूरी कॉलोनी में ऐसे भी इलाके हैं। जैसे संगम विहार का इलाका है दिल्ली में, साकेत के पास में, आप पेड़ नहीं ढूंढ पाओगे, वहां पर पेड़ ही नहीं है। लोगों ने घर में पौधे लगा रखे हैं, छोटे 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 छोटे, घूमने लगाते हैं ना आप लोग, जैसे पेड़, जैसे हमारे यहाँ पर पार्क है तो वहां पर आपको दिख जाते हैं। आपको मुश्किल से पूरी कॉलोनी में कोई सरकारी, जैसे पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है या मंदिर है, तो वहां पर तो दिख जाएगा। बाकी उसके अलावा जनरली होता है ना कि रोड किनारे पेड़ उग गए, अब देखते हो कहीं पेड़ नहीं मिलेगा आपको पूरी जगह पर, कहीं पेड़। तो ये पेड़ क्यों नहीं उग रहे, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं वो ही उन पेड़ों को काट रहे हैं, इसीलिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग शिकार कर रहे हैं, इसकी वजह से जानवरों की मृत्यु हो रही है। बहुत सारे पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाने से भी बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ एक नाला है, यहाँ से जा रहा है, इसके आपको पता है, आपने नाले के आसपास तो देखा होगा पेड़ पौधे उग जाते हैं, जनरली उग जाते हैं। लेकिन इन नाले में हमने क्या कर दिया, फैक्ट्री का जो भी गंदा पानी है वो सारा इसके अंदर हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब नाले का पानी बिल्कुल कैसा हो जाएगा, गंदा, विषैला, जहरीला। अब इसकी वजह से, इस गंदे पानी की वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। जो इस नाले के अंदर, आपने देखा होगा नालों में कई बार मछलियां भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उद्योगों का जहरीला पानी जाता है तो वो मछलियां भी उसमें मर जाती है, तो वो भी तो इसमें ही आती है। हम आजकल क्या कर रहे हैं, जानवरों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग मांस खाने में जानवरों को यूज़ कर रहे हैं, मांस के रूप में, तो इसकी वजह से भी लोग शिकार, ठीक है। और साथ ही साथ कई बार जंगलों में आग लग जाती है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है, ये दावा नल क्या है। दावा नल का मतलब है जंगल में आग लगना, ये याद रखना है। दावा नल का मतलब क्या होता है, जंगल में आग लग जाते हैं। आप तो कहोगे लो भाई बाल्टी से पानी डाल दो या छुप जाओ। पेड़ जंगल में कई कई जगह तो इतने घने होते हैं पेड़ पौधे कि हम उस तरफ जा ही नहीं सकते, तो आग लग जाती है कई बार जंगल में, तो जानवर भी जंगल में जलकर क्या हो जाते हैं। अब बात यह है कि भाई हमें पेड़ पौधों को क्यों बचाना चाहिए, यानी
पेड़ पौधों को और जानवरों को, जीव जंतु को, जैव विविधता को क्यों बचाना चाहिए, क्या जरूरत है हमें लिए? तो बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं आपको कहूँ रोज आप आलू की सब्जी खाओ तो आप खाना पसंद करोगे? आप बोलोगे नहीं भैया, किसी दिन मैं आलू खाऊंगा, किसी दिन मैं परवल खाऊंगा, किसी दिन आप कहोगे मैं करेला भी खाऊंगा, किसी दिन बीन्स खाऊंगा। अलग अलग तरह की सब्जी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। तो ये वैरायटी कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से। अलग अलग तरह के पौधे ही तो होते हैं। जैसे करेला का अलग होता है, इसका अलग होता है। अगर हम पेड़ों पौधों को बचाएंगे ही नहीं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या होगा? हमें एक ही तरह का खाना रोज रोज खाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया कि कई लोग मांस वगैरह भी खाते हैं। जिन लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता सब्जियों से, जिनको लगता है, जैसे जिम वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को भाई एक्स्ट्रा फूड चाहिए, मांस वगैरह खाते हैं। तो उसके लिए भी हमें जानवर होंगे तब तो मांस खा पाओगे। चाहे आप बकरा खाओ, चाहे आप मुर्गा खाओ, चाहे आप मछली खाओ, जो भी इंसान खाता है उसके लिए मैं जनरली कह रहा हूँ। दूसरी बात, आपने ये भी पढ़ा था कि कई पेड़ पौधों के पत्तों से, जैसे तुलसी का हो गया, किसी की जड़ होती है, सिनकोना नाम की एक पेड़ होता है, सिनकोना आपने सुना होगा, 5वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। सिनकोने की जो पेड़ की छाल होती है, उससे क्या किया जाता है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नीम की छाल है, उससे देखो कितना यूज होता है। एलोवेरा है, उसके कितना यूज होता है। तो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जो है उनसे दवाइयाँ बनाई जाती है, फेशियल किट बनाए जाते हैं, या फिर हमारे और भी काम की जो पर्पज होते हैं वो बनाई जाती है। अगर जीव जंतु इतने नहीं होंगे तो ये सब हम बना पाएंगे? हम बना ही नहीं पाएंगे। हम बनाएंगे फिर हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, और वही केमिकल हमारे शरीर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया। एक तो दवाई हमें चाहिए, उसके लिए जीव जंतु को संरक्षण। दूसरा, खान पान के महत्व के लिए। तीसरा, पर्यावरण के संतुलन के लिए। पर्यावरण के संतुलन के लिए अगर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है तो मैं बता दूं, बारिश भी कंट्रोल होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। अगर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है तो क्या होगा? यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं तो ज्यादा जानवर भी नहीं होंगे। पेड़ पौधे अगर ज्यादा नहीं है तो हमारा मौसम चक्र जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। मौसम चक्र खराब होने का मतलब ये है कि बारिश होगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार ऐसा भी होता है सूखा भी पड़ जाता है। तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या करना है? जैव विविधता की रक्षा करनी है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें जैव विविधता की संरक्षण करनी है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। क्या है? प्राकृतिक धरोहर। धरोहर का मतलब एक ऐसी चीज जो सदियों से चली आ रही है हमारे पास। प्राकृतिक धरोहर का मतलब समझते हो? जो सदियों से चली आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जो आप ये देखोगे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनका कोई बगीचा था, आम का बगीचा था या लीची का या अमरूद का, तो वो बगीचा किसका होगा? आपके पिताजी का। दादा खाता तो दादा के बाद में फिर आपका, या आपके जो भाई होंगे उनका होगा, या आपके परिवार का ही किसी का होगा। तो इस बगीचे को हम क्या बोलते हैं? कि ये हमारा पुश्तैनी है, इस पे हमारा अधिकार है। ठीक इसी तरीके से हम इस देश में रहते हैं, तो इस देश के जो जीव जंतु जानवर हैं वो किसके हैं? हमारे ही हैं वो भी। तो हमारे लिए भी वो धरोहर है, हमें उसका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको भाई नदी पार करनी है, तो नदी पार करने का क्या तरीका है? आपके पास बोट होनी चाहिए। आज के ज़माने में होता है ना कि फॉर्म वॉर्म के ट्यूब व्यूब के वो बनने लगे, नहीं तो पहले ज़माने में लकड़ी के ही बोट बनते थे सारे। तो लकड़ी कहाँ से आएगी? आप ईमानदारी से बताओ। कैसे आएगी? बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो मैंने अभी तक बहुत सारे पॉइंट बता दिए, आप इनमें से याद कर लो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ आप वो याद कर लो, आप आसानी से लिख दो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय। अब जो वन है उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? क्या क्या तरीका अपना सकते हैं? जैसे एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमने क्या किया? जो टाइगर है, शेर जो बाघ है, उसको सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद में लोगों और समुदाय के बीच में जागरूकता पैदा करके कि भाई अगर जानवर नहीं रहेंगे तो आने वाले टाइम पे ना तो हमें दवाइयाँ मिलेंगी, आने वाले टाइम पे ना ही हमें खाने के इतने ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ना ही हम अपना विकास काम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लकड़ियों को जिस हिसाब से काट रहे हैं, पेड़ों को जिस हिसाब से काट रहे हैं लकड़ी के लिए, तो आने वाले टाइम पे हम लोगों को, देखो आजकल कुर्सियां पहले हर घर में लकड़ी की होती थी, टेबल हर घर में लकड़ी की होती थी, आजकल धीरे धीरे लोग प्लास्टिक की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्यों शिफ्ट होते जा रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक की तरफ इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि लकड़ी की चीज़ें महंगी आ रही है। और लकड़ी की एक कमी ये भी देखी गई है कि आजकल की जो लकड़ी है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।
भारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उठा के रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस वजह से जो है, आप जैसे फॉर एग्जांपल कभी दिल्ली के बाहर घूमने जाओगे तो जनरली हम देखते हैं हमारे घर में जो बेड होते हैं वो पलंग होते हैं किसके होते हैं? लकड़ी के। परंतु तुम पहाड़ों पे जाओगे ना और जगहों पर, वो लकड़ी के पलंग रखते ही नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, चुनाई करवा देंगे, इसके अंदर पत्थर वत्थर भर देंगे, ऊपर से प्लास्टर कर देंगे और गद्दा रख देंगे, बन गया पलंग। ऐसा भी होता है। बैठने के लिए तुम देखते हो, पहले जमाने में, पहले के जमाने में तुम देखते थे लकड़ी के होते थे स्टूल, स्टूल कह रहा हूँ, चेयर जो पार्क में लगी होती थी, पहले पहले जमाने में लकड़ी की होती थी। रेलवे स्टेशन वगैरह पुराने में जाओगे, लेकिन आजकल कैसे देखोगे, सीमेंट के बने होते हैं या फिर स्टील के बने होते हैं। लकड़ी के क्यों नहीं यूज हो रहे? लकड़ी के क्यों नहीं यूज हो रहे? लकड़ी के इसलिए यूज नहीं हो रहे क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा एक तो कमज़ोर हो जाती है, गीला होगा, सड़ जाएगा, ये सब प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा पेड़ पौधों को कटने से भी बचाना है, सरकार इस तरफ भी थोड़ा सा। तो हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, भाई पेड़ पौधों को हमें संरक्षण करना चाहिए। हमें हमारी सरकार को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम का मतलब है कि भाई ये अगर इस पे हमने ध्यान नहीं दिया, आप देख लो एक आदमी के लिए 28 पेड़ हैं, और अमेरिका जैसे देश में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अमेरिका जैसे देश में देखो एक आदमी के लिए कितने पेड़ हैं यहाँ पर। भारत में केवल एक व्यक्ति के लिए 28 पेड़ हैं, जबकि कनाडा में 8,000 पेड़ हैं, लगभग 9,000 का डाटा है। रूस में 4,000 पेड़ हैं, अमेरिका में भी 700 पेड़ के करीब कुछ है। हमारे पास केवल 28 पेड़ हैं एक आदमी के लिए। हमारे यहाँ पर पर्यावरण कितना ज़्यादा खराब हो चुका है, आप खुद ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। जैसे अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो हमको एटलीस्ट, हम बड़े पौधे नहीं लगा सकते तो हम घर में भी पौधे लगाएं छोटे छोटे, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन देते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो उसको कहीं पर भी खाली जगह पर डाल दो जाते हैं। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने आप ही हो जाएंगे। अगर 10 लोग लगाते हैं काम, 10 लोग ऐसा करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ 10 में से एक पेड़ तो जिएगा ही। चलो 10 में से एक भी नहीं जिया, 20 में से एक तो जिएगा ही। अब एक पेड़ भी बढ़ा तो कुछ तो फायदा हुआ। कई देश तो ऐसे हैं, पता है मैं आपको बताऊं, उन देश में नियम बने हुए हैं। जैसे इंडोनेशिया एक देश है, उसमें नियम बना है, आपको 12th पास जब माना जाएगा जब आपने अपने जीवन में एक पेड़ लगाया होगा। अब हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा, सोचो कितने बच्चे पढ़ते हैं तो कितने पेड़ होंगे, कितनी हरियाली होगी उस देश में। तो हमारी सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि हमारे देश में क्या हो सके। और बाकी जरूरत पड़ेगी तो काट दो, काटने में क्या है, जब तक लगा दो खाली जमीन है, तो जरूरत पड़ेगी तो काट दो। इससे क्या हो सकता है, हमारे देश का जो पर्यावरण है वो संतुलन हो सकता है। दूसरी चीज, हमारे देश में पेड़ों की वैसे कमी नहीं है। हमारे देश में पेड़ों की जनसंख्या ही ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं ना हमारे देश में, दिक्कत तो ये है ना। अमेरिका में हमारे आधे के आधे भी नहीं रहते, इसीलिए वहां पर इतने पेड़ आपको दिख रहे हैं। और दूसरा तो वो क्षेत्रफल में भी थोड़ा सा हमसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा और देखो, अब है वनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है वन के प्रकार। वन कितने तरीके के होते हैं? कुछ वन होते हैं आरक्षित वन, यानी वन का मतलब जंगल। आरक्षित का मतलब है वो सरकार ने रिजर्व कर दिए। सरकार ने क्या कर दिए कि भाई इसके अंदर ना तो हम जा सकते, जैसे चिड़ियाघर है, ना ही हम इसके जीव जंतु को यानी जानवरों को, और ना ही पेड़ पौधों को काट सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम पे लगेगा फाइन, या फिर जो भी हम पे अपराध लगेगा और उस अपराध की हमें मिलेगी सजा। तो ये होते हैं आरक्षित वन, जहां पर जानवरों के और पेड़ पौधों के संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गए, मैंने बता दिया, यहाँ पर उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाती है। दूसरे होते हैं रक्षित वन। रक्षित वन का मतलब होता है, जैसे आप, हमारे दिल्ली के आसपास तो कोई जंगल नहीं है, लेकिन आप जैसे जाओगे ना तो कहीं पर नेशनल पार्क होते हैं। और मान के चलो ये नेशनल पार्क है कोई बड़ा सा, और यहाँ पर हमारा गांव था छोटा सा, यहाँ पर दूसरा गांव था। तो इस जैसे ही ये जंगल शुरू हो रहा है ना, तो कुछ क्षेत्र तक तो हमारा अधिकार होगा कि हम यहाँ पर जा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, तो भी हमको जंगल से प्राप्त करना है, प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी जगहों के लिए हमें रक्षित जगह दे देते हैं, बाकी सब जगह हम नहीं जा सकते। अगर बाकी जगह हम जाएंगे तो एक तो जानवर भी खा सकते हैं हमें, दूसरी बात वन विभाग के जो लोग होते हैं ना, अधिकारी जो होते हैं वन विभाग के, वो हमें जाने से रोकेंगे। क्यों जाने से रोकेंगे? बोलेंगे अगर ये लोग, हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो आगे जाएंगे पेड़ की लकड़ी काट लेंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मेरे जो टीचर थे, मैं उनके साथ एक बार गाँव गया था उनके, ठीक है, ट्यूशन गाँव में पढ़ता था। तो उनका गाँव उत्तराखंड में था, और उन उत्तराखंड में रुद्रपुर नाम की जगह है, उनके गाँव में ना थोड़ी दूरी पे वन विभाग था, जंगल था। जैसे गाँव है, रोड पार किया यानी आपने कम से कम 100-150 मीटर चला, उसका जंगल ही जंगल आ जाता था। उस जंगल में कुछ खास किस्म के पेड़ पाए जाते थे, जैसे सागवान।
ऐसी लकड़ियाँ भी होती है जो पानी में डालने से खराब नहीं होती, उन पे सीधा सीधा बोर्ड लगा के टांग टांग रखा था, अगर इन पेड़ों को काटने की कोशिश की गई या फिर आपको काटते हुए देख भी लिया तो सीधा गोली मार दी जाएगी। सीधा ऐसे लिखा हुआ था, सीधा सीधा। तो लोगों को जंगल में आने जाने का अधिकार था, लोग वहां पर पेड़ लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन सब सब पेड़ों के नहीं काट सकते। ठीक है। और एक होते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत का मतलब होता है जो कहीं भी उग जाते हैं, उस पे होता, देखो जमीन अगर किसी की 1% की नहीं तो जमीन किसकी है? सरकार की। अवर्गीकृत वन का मतलब है उसमें किसी भी तरह के पेड़ पौधे उग सकते हैं, और इस पे सरकार ने अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया है। वहां पर जीव जंतु जानवर वगैरह भी रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं, ये होते हैं आरक्षित। ठीक है। देखो इसमें बताया गया है अन्य सभी प्रकार के वन जैसे बंजर भूमि होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, सरकारी व्यक्ति समुदाय का स्वामित्व होता है। ये हो सकता है किसी एक व्यक्ति का समुदाय हो, सरकार का अधिकार हो, या फिर पूरे समूह का। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अपने रोड पार हम देख रहे हैं, है तो सरकार का वो। ठीक उसके बाद में हम देखते हैं और आगे जाओगे तो किसी की कोई जमीन होगी बहुत बड़ी, घर होगा, उस घर के अंदर अपने पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उस पर उसका भी अधिकार हो सकता है। रक्षित वन मैंने बता दिया, इसके अनुसार देश की कुल जगह का 1/3 हिस्सा है, और इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगर याद रहता है तो याद रहता है, नहीं तो ये पॉइंट ऊपर की याद रखना ये जरूरी है। अभी थोड़ा सा बचा है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से सुन लो इसको। समुदाय और वन। समुदाय का मतलब है लोग। तो हमारे देश में कई समुदाय जो प्रकृति की पूजा करते हैं। जो क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करने का मतलब समझते हो? प्रकृति की पूजा, जैसे तुलसी की पूजा करते हैं ना लोग, तुलसी की पूजा तो प्रकृति की पूजा। कई लोग जानवरों को पूजते हैं, जानवरों में से गाय, गाय को लोग रोटी खिलाते हैं, गाय की पूजा करते हैं। तो हमारे देश में प्रकृति की पूजा होती है। बिहार के लोग छठ पूजा मनाते हैं, वो सूर्य देवता को जल देते हैं। तो हमारे देश में वन जो है बहुत से लोगों के लिए जरूरी है। कई लोग जंगलों की भी पूजा करते हैं, कई लोग फसलों की पूजा करते हैं। बोलोगे भैया फसल की? जैसे पंजाबी लोग होते हैं, वो बैसाखी का एक त्यौहार मनाते हैं, बैसाखी। तो जब गेहूं की फसल कटने वाली होती है उस टाइम आता है इस त्यौहार। तो हमारे देश में कई लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, तो इसीलिए प्रकृति का संरक्षण उस पर्पज से भी जरूरी है। कई लोग देखो पीपल, बरगद है ना, उसको पवित्र मानते हैं। और आपका सरीका बाग रिजर्व राजस्थान के जो लोग हैं वहां पर उसको बचाने के लिए, वहां पर जो सरकार खुदाई का काम कर रही थी उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया है। ऐसे ही हिमाचल में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, ये भी पेपर में बहुत बार आता है, ध्यान से सुनना है। हिमाचल कह दो या उत्तराखंड कह दो, ऐसे तो अलग अलग राज्य हैं आज के ज़माने में। उत्तराखंड, यहाँ पर एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर महिलाओं ने आंदोलन किया था। महिलाओं ने आंदोलन क्यों किया था? कि महिलाएं, जैसे मैंने बताया कि ये जंगल है और यहाँ पर कोई गांव है। जैसे गांव के लोग क्या करते हैं, फावड़ा है उनके पास, फावड़ा समझते हो ना, कुदाल, हथौड़ा है और गैती है, जो कोई भी, तो आप देखोगे आगे की जो चीज़ होती है वो तो लोहे की होती है उसका, लेकिन जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। और वो लकड़ी वो कहाँ से लाएंगे? क्या घर से लाएंगे? नहीं, वो जंगलों से जाते हैं, पेड़ों को काटते हैं और अपने साइज का जो भी हैंडल होता है उसमें लगा लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो गांव था, चमोली डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर वहाँ के जो लोग थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट कहो या फिर आप कह सकते हो गढ़वाल, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, गढ़वाल, गढ़वाल। तो गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोग जो थे उनको ज़रूरत थी कि भाई हमें अपने जो भी औजार हैं उस पर लकड़ी चाहिए, उसके लिए तो जंगल में गए लकड़ी काटने। तो वन विभाग वालों ने क्या कर दिया? वन विभाग वालों ने मना कर दिया कि आप तो जंगल की लकड़ी नहीं काट सकते। ठीक है भाई, मना कर दिया कि भाई तुम लकड़ी नहीं काट सकते, जंगल में घुसने भी नहीं दिया उनको। फिर कुछ समय बाद वहाँ के लोगों को जंगल में घुसने नहीं दिया, और उन्होंने क्या किया, जैसे क्रिकेट बैट बनाती है कंपनी, हॉकी बनाती है, बेसबल्ला बनाती है, लकड़ी का ही तो बनता है सारा। तो उन्होंने उन कंपनी को दे दिया ठेका कि आप लकड़ी काटो। सरकार को तो फायदा हो रहा था इससे कि कंपनी बैट बनाएगी तो टैक्स देगी, लेकिन ये जो गांव वाले लोग अगर लकड़ी काटेंगे तो इनसे थोड़ी टैक्स मिलेगा, ये तो ले जाएंगे। तो सरकार की इस नीति का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, वहां की महिलाएं पेड़ से चिपकी, पेड़ से ऐसे चिपकी और कहा कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, यही तो हमारे जीविका का सोर्स है, हम यहीं से लकड़ी काटते हैं और जाकर बाजार में बेच देते हैं, या दूर जगहों पर बेच देते हैं। और ये पेड़, अगर ये स्पोर्ट्स के जो आइटम बनाती है, बैट, हॉकी, बेसबल्ला, अगर ये बनाने वाली कंपनी काट देगी तो हमारे पास तो कल को पेड़ ही नहीं बचेंगे। पहाड़ों पे तो वैसे भी जल्दी खेती नहीं होती है, पहाड़ों पे तो पहाड़ होते हैं, पक्के पहाड़ होते हैं वो,
पर खेती बाड़ी नहीं होती, तो ये जंगल ही तो है हमारे जीविका का सोर्स। तो महिलाएं पेड़ों से चिपक चिपक कर अपना बोल रही थी कि भाई हम पेड़ कटने नहीं देंगे, चाहे हम कट जाएंगे, हमें मार दो लेकिन पेड़ नहीं। इस तरीके से वहां पर आंदोलन चला, क्योंकि महिलाएं पेड़ से चिपक रही थी, इसीलिए इस आंदोलन का नाम दे दिया चिपको आंदोलन। ठीक है भाई, ये आंदोलन जो है वनों की कटाई रोकने में ये कामयाब नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफी हद तक इन्होंने उन पेड़ों को कटने से इन्होंने बचा लिया। ऐसे ही एक बांध बन रहा था हमारा, टिहरी बांध। बांध बनता है ना, जब बांध का मतलब है नदी बह रही है और नदी पे लाखों हजारों क्यूबिक पानी को रोका जाता है, और उसको फिर क्या करते हैं, नहर के रास्ते हम अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बादली में भी नहर आती है, आपको पता है 27 में। तो ये नहर कैसे आ रही है, कोई नदी तो जा नहीं रही बगल से, तो जो बांध बनाया जाता है तो बांध से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दिया जाता है कि आगे के लोग खेती बाड़ी कर सके, जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा वो भी पानी का क्या कर सके, यूज कर सके, बिजली भी बनती है, बहुत सारे काम। लेकिन इससे एक नुकसान था। नुकसान पता है क्या था, जब बांध बनता है तो ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारी कॉलोनी है, अगर यहाँ पर बांध बन रहा है तो केवल ये कॉलोनी नहीं, शाहबा डेरी, पहलादपुर, शाहबाद, सेक्टर 16, रोहिणी, रिठाला, इससे भी बड़ा एरिया खाली करवाना पड़ेगा, इससे भी बड़ा सेक्टर 11, इस सारे के सारे एरिया आपके आ जाएंगे। इतना बड़ा बांध बनता है, इतना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा बांध बनता है, बाउंड्री बाउंड्री सब आ जाएगी, इतना बड़ा बांध बनता है। आप इतनी बड़ी पब्लिक को जब हटाया जाएगा यहाँ से, तो उनके रोजगार छिन जाएंगे, उनकी दुकानें टूट जाएंगी, उनका जो भी खेत होगा वो सब छिन जाएगा। कल को सरकार कहीं घर तो दे देगी उनको, लेकिन क्या जैसा उनका वहां पर काम चलता था वो वहां चल जाएगा, वैसी चीजें होंगी, बोलोगे नहीं। जैसा स्कूल यहाँ पढ़ लेते थे आप घर के बगल में या जहाँ भी जाते थे, वैसी सुविधाएं हमको क्या पता वहाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसीलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो विरोध करते हैं। वहां पर जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था, और किसानों ने टेहरी में जो आंदोलन किया उसका नाम रखा बीज बचाओ आंदोलन। आपसे पेपर में आता है एमसीक्यू में कि बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो टेहरी में है। दूसरी बात, इसे नवा नवदायान दान्य ने दिखा दिया, मतलब इसे एक नया रास्ता दिखाया गया, और बेसिकली यहाँ के लोगों ने ये आंदोलन किया था ताकि उनको उस जगह को छोड़कर ना जाना पड़े, क्योंकि वो जमीन जो थी उनकी उपजाऊ थी, नदी किनारे जमीन थी, और उपजाऊ जमीन कौन छोड़ के जाना चाहता है, कोई नहीं। लास्ट पॉइंट बच गया है, भारत में जितने भी प्रबंध वन कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, मछली प्रोजेक्ट है, इसके अलावा मगरमच्छ प्रोजेक्ट है, हाथी प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग तरह के जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाए। तो उनको बचाने में इस सरकार क्या करेगी, सरकार केवल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सरकार जब तक स्थानीय लोगों को जागरूक नहीं करेगी, लोगों को उसके बारे में बताएगी नहीं, तो जब तक उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए स्थानीय स्तर पे भी हमारी भूमिका होनी चाहिए। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो हो जाता है भाई आपका कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप चैप्टर पढ़ोगे, आपको जो भी डाउट होगा जब क्वेश्चन वाली वीडियो होगी तो उसके साथ उसको भी दिया जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आपको घर जाके इसका नोट्स बनाना है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला उसको लिख लेना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है भाई।